ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत है। हम स्वागत करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना जी का और कार्यकारी अध्यक्ष राकेश जी का। साथियों, आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिसकी दिमाग की उपज इप्टा था, जिन्होंने इप्टा के विकास में ऐसा योगदान दिया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम सबके प्यारे साथी पीसी जोशी का भी आज जन्मदिन है, हम उनको याद करते हैं। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और उनको याद करते हुए ये कार्यक्रम हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं अपने युवा साथी सचिन को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस ऑनलाइन कार्यक्रम की रूपरेखा लोगों को बताएं और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जी, ओवर टू सचिन। शुक्रिया साथी। साथियों, संविधान, कला और इप्टा विषय पर आयोजित इस बातचीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, इस बातचीत में जो चेहरे आपको आयोजन में दिखाई दे रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा संख्या उन साथियों की है जो स्क्रीन के पीछे काम में लगे हुए हैं। उन साथियों को और आप सभी साथियों को बहुत बहुत आत्मीय तौर पर स्वागत है इस कार्यक्रम में, आपका सलाम है। दोस्तों, हमने अभी राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत ही बेहतर ढंग से कुछ चुनौतियों पर जीत पाने की जरूरत और उसकी रणनीतियों पर बात की थी। आज हम फिर खुशकिस्मत हैं कि इप्टा की इस जो आयोजन श्रृंखला है उसमें करीब 4 पीढ़ियां इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर एक साथ इस ऑनलाइन मंच पर मौजूद हैं और आज के इस आयोजन में एक जरूरी हस्तक्षेप होगा ऐसी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, हम उम्र दोस्तों और उम्र के चौथे दशक का इंतजार कर रहे युवा साथियों, आज हम एक ऐसे मौके पर मिल रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दिन तो है ही, वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के लिए भी जरूरी दिन है। साथ ही यह भविष्य को निर्धारित करने वाला मौका भी बन सकता है। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कॉमरेड पूर्णचंद्र जोशी, जिन्हें हम पी जोशी के नाम से जानते हैं, उनका जन्मदिन है और इस मौके पर संविधान की विरासत, उसमें दर्ज कला मूल्यों को देखना और बीते 80 साल के रंग आंदोलन में, जिनमें इप्टा की और अन्य साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इन कला मूल्यों के संवैधानिक पक्ष को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम दोनों शख्सियतों को याद करते हुए, की विरासत को दिल में महसूस करते हुए एक बार फिर संकल्प लेते हैं कि जिस दुनिया की कल्पना हमारे पुरखों ने की थी उसे बनाए बिना थकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो साथियों, इस क्रम में कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा और फिर हम एक पॉडकास्ट की तरफ चलेंगे। हमारे के एक बहुत जाने और माने अध्येता साथी अशोक भौमिक जी के लेख के अंशों पर आधारित है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा उस दौर का जो कि संविधान जब बन रहा था, जिस समय हम संविधान की बात कर रहे थे और वो कला मूल्य क्या थे। तो हमारा संविधान, जिस पर कि डॉक्टर अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, हंसा मेहता, केटी शाह, जयपाल सिंह मुंडा हों, बहुत से नाम याद आते हैं, मौलाना हसरत मोहनी, दक्षियानी वेल्युथन, दुर्गाबाई देशमुख, तो इन सब की छाप है। जो संविधान अपने लिखित रूप में, अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं के जरिए दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े, आदिवासी और मेहनत कश के लिए बराबरी, गरिमापूर्ण जीवन और न्याय के लिए लड़ने के औजार देता है। लेकिन वह अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति में बेहद एकांगी और बहुत एकहरा हो जाता है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जो इप्टा के साथी हम यहाँ सब बैठे हुए हैं वो कला मूल्यों के प्रति बेहद संवेदनशील भी हैं और बारीकियों को जानते समझते हैं और उनकी ऐतिहासिकता को भी समझते हैं। तो आज जब हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल संवैधानिक अधिकारों पर गहरा संकट देखते हैं, ऐसे में इन दोनों ही शख्सियतों, डॉक्टर अंबेडकर और पीसी जोशी, ये हमें राह दिखाती हैं। साथ ही बतौर संगठन हमारी व्यापक जवाबदेही की भी मांग करते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि अचानक कुछ भी नहीं होता। घटनाओं और परिघटनाओं के पीछे इतिहास के कई फैसले और अवाम और सत्ता की तीखी लड़ाई होती है। आप में से ज्यादातर साथी जानते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा गया और उसके पहले यानी 30 के दशक में जब पूरी दुनिया में औपनिवेशिक
जो प्रभुत्वशाली वर्ग था उपनिवेशों का, उसने संविधानवाद के नाम पर एक आवाम की लड़ाई को धीमा करने की भी तरकीब खोजी थी। उस समय कलात्मक अभिव्यक्ति में भी उपनिवेशी शासन का छल दिखाई दे रहा था और इसका असर हमारे संविधान पर भी दिखता है, क्योंकि ये ऐसा महत्वपूर्ण समय था जब 20वीं सदी के कला पर गहरा असर डालने वाले दो कलाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर और अमृता शेरगिल उस दौर में सक्रिय थे और इनका सीधा असर संविधान की मूल अभिव्यक्ति उसके शब्दों में तो है, लेकिन उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति यानी जो मूल प्रति का लेखन हुआ, उसमें जिन चित्रों को चुना गया, जो कला प्राविधियां अपनाई गई, जिन कहानियों को रचा गया, वो मूल न्याय, स्वतंत्रता, बराबरी और विविधता जो है वो इस पर इसके लेखन में जरा भी, उसके कलात्मक लेखन में जरा भी असर नहीं दिखता है। हम देखते हैं कि संविधान के उस समय के जो 22 भाग थे उनमें मोहनजोदड़ो के चित्र देखते हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, शतदल कमल है, मोहनजोदड़ो की सील है, फिर एक वैदिक काल का हिस्सा है जिसमें एक ऋषि का आश्रम है। बाद का जो मूल अधिकार वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, हम साथी जानते हैं कि वो संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसमें राम की लंका वापसी का दृश्य है। फिर इस पर हालांकि संविधान सभा में बहस भी हुई थी और विवाद हुआ था, लेकिन वोटिंग में ये तय हुआ कि संविधान, जो भारतीय संविधान के शब्द उसका अंग है, ना छपे हुए चित्र। और ये अपने आप में बहुत ही आयरनिकल बात है, छपे हुए चित्रों को उतनी गंभीरता नहीं दी गई, लेकिन फिर इस तरह के चित्र भी जोड़े गए। नीति निर्देशक सत्र वाले हिस्से में कृष्ण का चित्र है, फिर 5वें हिस्से में गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा दृश्य है, फिर महावीर की समाधि की कलाकृतियां हैं जिनमें नृत्यजियों ने चारों ओर से राजाओं को घेरा है, गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहरें हैं, नटराज की मूर्ति है, महाबलीपुरम की कलाकृति, शेषनाग, तो ये भागीरथी तपस्या, गंगा अवतरण, ये कुल मिला के मतलब देखते हैं हम कि पूरे संविधान में एक तरह से भारतीय कला को एक तरह की एकांगी अभिव्यक्ति देने की कोशिश गई, एक खास वर्ग से जोड़ने की कोशिश की गई। मुगल स्थापत्य का एक हिस्सा है 14वें भाग में, जो केंद्र और राज्यों के अधिकार है, लेकिन उसके भी इसमें भी बादशाह अकबर का दरबार दिखाई देता है। फिर गुरु गोविंद सिंह है, शिवाजी है, टीपू सुल्तान है, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। और इसमें जहां आवाम जहां एक घर दिखाई देती है पूरे संविधान के चित्रों में, वो है गांधी जी दांडी यात्रा। और इसके अलावा फिर हिमालय, रेगिस्तान और समुद्रों की चित्रांकन के बाद ये कहा जाने लगा कि इसमें भारत के पूरे विकास यात्रा को दिखाया गया है। तो एक ढंग से संविधान की जो कलात्मक अभिव्यक्ति हुई उसमें कुछ बातें हैं, उस पर साथ ही अशोक जी ने बहुत जरूरी काम किया है। तो हम खुशकिस्मत भी हैं कि हमारे समय के एक बेहद सुलझे हुए अध्येता अशोक भौमिक जी हमारे बीच में सक्रिय हैं और वे लगातार कला के जनपक्ष पर हम साथियों की समझ को पैना कर रहे हैं। जिन्होंने उन्हें पढ़ा है और उनके कलाकर्म को देखा है, वे तो सच्ची बहुत खुशकिस्मत हैं। और आज हम उन्हीं की किताब भारतीय चित्रकला का सच, इसके कुछ अंशों को जोड़कर बनाया गया एक पॉडकास्ट सुनेंगे। इसे आवाज दी है इप्टा जेएनयू से संबंध रखने वाले हम सबके बेहद सक्रिय और प्यारे साथी विनोद पोष्टी ने, और इसके तकनीकी पक्ष को संभालते हुए चित्रों और वीडियो से इसे संयोजित किया है प्रदेश के 14 वर्षीय साथी ईशान ने। तो आइए सुनते हैं भारतीय संविधान की कलात्मक अभिव्यक्ति पर अशोक जी के विचार। जी सर। अशोक भौमिक चित्रकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उनके 2 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही में उनकी एक और पुस्तक चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने विख्यात चित्रकार चित्र प्रसाद की कला के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। प्रस्तुत पॉडकास्ट उनकी पुस्तक भारतीय चित्रकला का सच के अंशों पर आधारित है। अशोक भौमिक 1905 के आसपास जिस नव भारतीय चित्रकला का विकास हुआ, वह अपने मूल मकसद में उस कला से भिन्न नहीं थी जिसकी तलाश राजा रवि वर्मा ने की थी। सदी के शुरुआती वर्षों में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन हुआ और अंग्रेज शासकों ने इस संगठन को सालाना 10,000 रुपए का प्रावधान किया था। अजंता से लेकर मुगल कला में भारतीय कला की जड़ों को खोजने और हिंदूवादी चित्रकला को भारतीय कला के रूप में स्थापित करने की निरर्थकता को टैगोर समझ चुके थे। सिस्टर निवेदिता का भारतीय नारियों के सती बनने में निहित
महानता का सिद्धांत हो या चतुर्भुजी भगवा वस्त्रों में भारत माता की कल्पना, उस समय के बंगाल स्कूल के समूचे चित्रकारों को सम्मोहित कर डाला था। अमृता शेरगिल और रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही सही मायनों में भारतीय चित्रकला में नव जागरण का सूत्रपात किया था और भारतीय चित्रकला इतिहास में यह महत्वपूर्ण संशोधन अभी बाकी है। अपने जीवन के अंतिम दशक में रविंद्रनाथ ने जो हजारों चित्र बनाए, उनमें से एक भी चित्र में किसी देवी देवता या राजपुरुष का स्थान नहीं मिला। इस बात का उल्लेख करते हुए कि साहित्यकार की हैसियत से उनकी रचनाओं में देवी देवताओं और महाकाव्यों के नायकों का आना जाना लगा रहा, उन्होंने एक समय अपने पराधीन देशवासियों के भाग्य विधाताओं का गुणगान किया। वहीं रविंद्रनाथ अपने जीवन के अंतिम 1-1.5 दशक के दौरान अपने चित्रों में पूरी तरह भिन्न दिखते हैं। चित्रों में देवी देवताओं और राजा महाराजाओं को ही नहीं बल्कि परिचयहीन अकाल पीड़ितों को भी लाना संभव है। यह सच भारतीय युवा और प्रगतिशील चित्रकारों को रविंद्रनाथ ने ही बतलाया। भारतीय कला में भारतीयता की खोज के ऐसे आयोजन के पीछे निसंदेह अंग्रेज शासकों की कूटनीति सक्रिय थी। क्यों भारत में 150 वर्ष शासन करने के बाद अचानक भारतीय कला के प्रति अंग्रेज शासकों की सक्रियता इतनी तेज हो गई थी? दरअसल लॉर्ड कर्जन के बंग भंग के मसौदे का हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर विरोध किया था। शासकों ने अन्य बातों के साथ भारतीय कला के पुनरुत्थान के नाम पर हिंदू कला और हिंदू धार्मिक कथाओं को प्रचारित कर मुसलमानों को अलग थलग करने में काफी हद तक सफलता पाई। 1857 के समय अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान की एकजुटता की ताकत को देखा समझा था और उससे सबक लेकर ही उन्होंने यह चाल चली थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में संस्कृति के क्षेत्र में विभाजन के नापाक इरादों को सबसे व्यापक और संगठित सहयोग चित्रकला से ही मिला था। इस दौर में अविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, वेंकटप्पा, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार, वीरेश्वर सेन, हकीम मोहम्मद खां, शमी उस्मान आदि चित्रकारों का मार्गदर्शन ईबी हेवल, सिस्टर निवेदिता और आनंद कुमार स्वामी जैसे बुद्धिजीवी कर रहे थे। बंग भंग की पृष्ठभूमि में जिस चित्रकला आंदोलन का विकास हुआ था, उसे नव भारतीय चित्रकला न कहकर हिंदू चित्रकला कहना ज्यादा उचित होगा। इस संदर्भ में अविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा 1905 में बनाए गए चित्र भारत माता का उल्लेख जरूरी है। इस चित्र में भारत माता की कल्पना भगवा वस्त्र में 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में की गई है। बंगाल में देश माता की अवधारणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में भी थी। अविंद्रनाथ ठाकुर की भारत माता आरंभ में बंग माता के रूप में बनी थी, जिसे इस चित्र की प्रेरणा स्रोत रही सिस्टर निवेदिता ने भारत माता के रूप में ही चिन्हित किया था। इस चित्र को देखकर वह बहुत आह्लादित हुई थी और उन्होंने कहा था कि यदि उनके पास उपयुक्त संसाधन होते तो वे इस चित्र की अनुकृतियां बनाकर कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच फैले विशाल भारत के हर घर में पहुंचा देती। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी और यह संभव नहीं कि उन्होंने भारत केवल हिंदुओं का ही देश लगा हो। सिस्टर निवेदिता के विचारों में दीक्षित नंदलाल बोस को सती जैसे चित्र बनाकर देखकर आश्चर्य नहीं होता। इस संदर्भ में 2 बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। पहला तो यह कि सती का महिमा मंडन करते हुए सिस्टर निवेदिता ने इसे भारतीय महिलाओं के अलंकार के रूप में चिन्हित किया था। दूसरी बात यह कि यह चित्र उस समय बनाया गया था जब दूसरे विश्व युद्ध और महाकाल से पूरे बंगाल में त्राही त्राही मची हुई थी और जुनैल अबेदीन, चित्त प्रसाद, सोमनाथ होर, कमरुल हसन आदि तमाम चित्रकार अपने त्रासद समय की तस्वीर बना रहे थे। ऐसे में 1943 में नंदलाल बोस द्वारा भारतीयता की खोज से अविचलित रहकर सती बनाना कई अन्य सवालों को भी इसके साथ जोड़ता है। सिस्टर निवेदिता के भारतीयता के विचारों द्वारा प्रेरित अराजनैतिक चित्रकार नंदलाल बोस ने कांग्रेस के लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा अधिवेशनों में महात्मा गांधी के बुलावे पर न केवल इन मंडपों को सुसज्जित किया, बल्कि उनके काम पर महात्मा गांधी सरीखे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तारीफों के पुल बांध दिए। महात्मा गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से मिली इस स्वीकृति ने उन्हें रातों रात
देश का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार बना दिया। नंदलाल बोस को भारत के संविधान की मूल प्रति के अलंकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस के राज चित्रकार बन चुके नंदलाल बोस को जब बाबा साहब अंबेडकर के श्रम और समझ की मिसाल भारत के संविधान की मूल प्रति के अलंकरण की जिम्मेदारी मिली, तो स्वाभाविक रूप से उनके अलंकरण में जन, वी द पीपल का प्रतिनिधित्व संभव नहीं हुआ। साथ ही सबके लिए सामाजिक आर्थिक बराबरी, अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों की सुरक्षा और समाजवाद आदि विषय उनसे सिरे से छूट गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बेहद दिशाहीन ढंग से संविधान का अलंकरण किया था। संविधान के अलंकरण में नंदलाल बोस जनगण को राम, अर्जुन, अकबर, शिवाजी, टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई, गौतम बुद्ध, महावीर आदि राजपुरुषों के जरिए दिखाते हुए संविधान के धर्मनिरपेक्षता जैसे महत्वपूर्ण पक्ष को छोड़ देते हैं। लेखक का कहना है कि जिन शक्तियों ने 1905 में कला का उपयोग सांप्रदायिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया था, आजादी के 70 वर्षों बाद भी वे शक्तियां ही संविधान के इन चित्रों को अपनी सुविधानुसार मनमाने ढंग से समझा और समझ रही हैं। कोई इसमें राम को चित्रित पाकर हिंदुत्व खोज लेने का उत्सव मना रहा है, तो कोई संविधान में भारत माता की अनुपस्थिति का विलाप कर रहा है। इस प्रकार संविधान की रचना में बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा महत्व नंदलाल बोस को देने की धूर्ततापूर्ण कोशिश शुरू हो चुकी है। इस प्रकार इतिहास के एक कठिन दौर में जहां एक और भारतीयता की तलाश में धार्मिक शक्तियां सक्रिय होती दिखीं, वहीं आर्थिक आधार पर विभाजन की धारावाहिकता को स्वाभाविक ठहराने का प्रयास भी दिखा। दोनों प्रयासों में भारतीय सामंतों के साथ आए औपनिवेशिक शासकों के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान शुद्ध रूप से कूटनीतिक था, क्योंकि उनका उद्देश्य था नव भारतीय चित्रकला की आड़ में हिंदू चित्रकला को स्थापित करना। जी शुक्रिया साथी विनोद। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हमारे साथी ईश्वर सिंह दोस्त को सुनेंगे। और ईश्वर जी लगातार मीडिया में सक्रिय तो रहे ही हैं, साथ ही उनका संविधान पर गहरा अध्ययन रहा है। लेखन उन्होंने संविधान के मूल्यों पर, जो प्रस्तावना है उसके 4 जो मुख्य हमारे बिंदु हैं, जो मूल्य हैं और संविधान के जो आधार हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और इससे जुड़े हुए जो 16 शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में आती हैं, उन्हें लेकर ईश्वर ने लंबा काम किया है। इन दिनों वे छत्तीसगढ़ में साहित्य अकादमी का काम देख रहे हैं। ईश्वर जी, आप अपनी बात शुरू करें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बात की शुरुआत, अभी हम लोगों ने अंबेडकर के जन्म और पीसी जोशी के जन्म के साम्य की बात की। आज एक और बात हुई। अभी मैं एक रैली से लौट रहा हूं और थोड़ा गला भी मेरा बैठा हुआ है। वहां रैली अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू हुई और उसमें हमारे इप्टा और लेखक संघ के भी काफी साथी थे। तो अचानक ये बात हुई कि इप्टा का झंडे का रंग भी वही है जो अंबेडकर के या अंबेडकरवाद के झंडे का रंग के साथ में जिसको जोड़ा जाता है। मैं बात अपनी ये शुरू करूंगा कि आज के दौर में बहुत ही बड़े पैमाने पर कायरों को वीर की उपाधि दी जा रही हो, जब दुष्टों को संत बताया जा रहा हो, जब अधर्म धर्म के रूप में सामने आ रहा हो, और जब शांत चित्त की जगह उन्मादी चित्त जो है वो धर्म की अभिव्यक्ति बनता जा रहा हो, आधिकारिक अभिव्यक्ति बनता जा रहा हो, तब हमें ये मानना चाहिए कि ये सिर्फ संकट राजनीतिक नहीं, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संकट है, जिसकी तरफ अभी हाल में ही हुए डाल्टनगंज में हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना ने हमारा ध्यान दिलाया था कि बड़ा संकट सभ्यता का है, समाज का है, संस्कृति का संकट है। और ये संकट इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि अगर हम ये कहें, आज एक भरे चौराहे में हम जहां पे थोड़ा सा उन्माद फैला हुआ हो, जहां हम इंसानियत और अमन जैसे शब्द सिर्फ बोल दें, उस वकालत करने लगे,
तो एक बवेला मचने का खतरा है और लोग शायद बहुत आपत्ति उठाएं कि आप बड़े अजीब आदमी हो कि इंसानियत की बात कर रहे हो। और ये अजीब वक्त इसलिए भी है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि एक नाराजगी की संस्कृति, जिसे कल्चर ऑफ रिसेंटमेंट कहा जाता है, एक अजीब सी बात है कि न्याय का जो है, सामाजिक न्याय जो है, जो पीड़ित है उसको ही चाहिए होता था। लेकिन अगर आप ध्यान से आज देखें तो पुरुषवाद जो है वो भी शिकायत कर रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, सवर्ण शिकायत कर रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, बहुसंख्यक शिकायत कर रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, मध्य वर्ग शिकायत कर रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और अमेरिका में जो श्वेत जो सबसे हावी रहे, आज वो श्वेत कहता है और उसके नेता उभर आए हैं कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय की बात आज चारों तरफ है, लेकिन न्याय के मानदंड की बात नहीं है। न्याय सब चाहते हैं लेकिन न्याय का सार्वभौमिक मानदंड नहीं चाहते, और वो एक गुस्से के द्वारा, भीड़ के द्वारा, उन्माद के द्वारा, ताकत के बल के द्वारा एक न्याय करना चाहते हैं। उस समय शायद हमें संवैधानिक नैतिकता और संविधान की संस्कृति को समझने की तरफ लौटना चाहिए। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 1947 में जब हमारे विभाजन की पीड़ा हमारे इस उपमहाद्वीप ने झेली, उस समय जो डर और हिंसा का माहौल था, और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें भी चल रही थी, उसमें अंबेडकर ने जो एक पहले जो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन था प्रियम्बल बनाने का, उसमें फ्रेटर्निटी शब्द नहीं था, बंधुता शब्द नहीं था, भाईचारा या बहनापा, आज हम लोग आज के थोड़ा एक अलग संदर्भ में उसको बहनापे से भी हम जोड़ सकते हैं, वो शब्द नहीं था, फ्रेटर्निटी शब्द नहीं था। तो आज फिर हम लोग जब हमारा संविधान जब बना है, उसके आज हम लोगों को उस बात को फिर से याद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं फिर ये उठाना चाहता हूं कि एक जो सवाल हमें पूछना चाहिए, वो सवाल है कि हमें आजादी किससे मिली थी? हमें सिर्फ क्या आजादी अंग्रेजों से मिली थी, इंग्लैंड की महारानी से मिली थी, या हमको आजादी भारत के सैकड़ों राजा महाराजाओं, बादशाहों और जमींदारों से भी मिली थी? अगर नहीं मिली थी तो क्या कारण था कि राजतंत्र की जगह एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में पूरे भारत में एक लोकतंत्र स्थापित हुआ? तो इसलिए आज जो हम लोगों को, ये जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो संविधान है ये थोपा हुआ संविधान है या एक बहुत पूरे दुनिया के दर्शन को अध्ययन करके बनाया हुआ संविधान है। आज हमको इस बात को बहुत ही अधिकार के साथ में ये कहना चाहिए कि ये संविधान हमारे देश की आजादी की लंबी लड़ाई से निकला है। और जब हमारी देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो हमारे देश के आजादी के नायकों ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि उनको आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही देश के सामंती अतीत से भी आजादी चाहिए, रूढ़िवाद से भी आजादी चाहिए। और इसलिए जो हमारे संविधान में वर्णित सांस्कृतिक मूल्य है, इनको बनाने में एक तरफ ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार, गांधी, टैगोर, राम मोहन राय, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी अभी एक कुछ हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। और हमें बहुत ज्यादा गर्व है कि सांस्कृतिक आंदोलन में इप्टा की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज जो है लोकतंत्र पूर्व के भारत के प्रति एक अतीत मोह या नॉस्टैल्जिया फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है। एक झूठी एक बाइनरी पैदा की जा रही है कि मेरा राजा श्रेष्ठ है तेरे बादशाह से, या मेरा बादशाह श्रेष्ठ है तेरे राजा से। और इस तरीके से लोकतंत्र में पले बढ़े व्यक्ति के सिर पर राजतंत्र की पालकी रख दी जाती है और वो उसको खुशी खुशी ढोने लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज हमारा जो संविधान है, संविधान का जो अकेलापन है, आज हम ये कह सकते हैं कि संविधान के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो हमारी देश की आजादी की लड़ाई से निकले, लेकिन वो संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन वो जन संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाए। तब हमको याद रखना चाहिए कि संविधान बनने के बाद में संविधान एक अकेलेपन का शिकार भी हुआ,
एक तो उसको थोड़ा सा, जिसको हम लोग कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, कि सरकार आ गई और जो तमाम किस्म के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे वो आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगे। और जिन लोगों को, किसी भी देश का प्रगतिशील संविधान, किसी भी देश का, खास तौर पे जहां लोकतंत्र की परंपरा इसके पहले ना रही हो और जहां राजतंत्र को खत्म करके जब लोकतांत्रिक संविधान बनता हो, तो संविधान अपने आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। अपने आप को एक, जिसको कहते हैं कि जनता की भावना बन जाए, वो उसूल बन जाए जिसको कि लोग दिल में उसको जज्ब कर लें, वो लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद ये लड़ाई नहीं लड़ी गई, ना उदारवादियों ने लड़ी, वामपंथियों ने ये एक दुर्भाग्य रहा जिसको हम पीसी जोशी को आज याद कर रहे हैं कि पीसी जोशी का नेतृत्व, जो विजनरी थे, बहुत बड़े विजनरी थे, वो हमको आगे नहीं मिला और हम ये आजादी झूठी है इस तरह की चीजों के प्रति गए और हम ये भूल गए कि ये एक कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट का सिद्धांत है, जो हमारी सदियों की जो गैर बराबरी थी, जो तमाम चीजें थी, उसके खिलाफ में, उससे उभर कर एक नया किस्म का एक संविधान का बनना। और एक बात, सबसे ज्यादा जो इस बात के प्रति जागरूक थे कि संविधान जो है ये हमारे देश में आगे, संविधान हो सकता है कि राजनीतिक लोकतंत्र ही इस संविधान को खत्म करने पर आमादा हो जाए, इसका सबसे ज्यादा भान जिसको था, जिस शख्स को था, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। और हम सबको मालूम है कि हमारा संविधान शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी और ये बहस भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उभरी थी और अंबेडकर ने इस बात का बचाव किया था कि हमको बहुत ही जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही लंबे तौर पर वहां पे दर्ज करना चाहिए प्रोसीजर, क्योंकि संविधान के जो मूल्य हैं वो हमारी जमीन पे उस तरीके से जज्ब नहीं हुए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो नवजागरण का आंदोलन था, या जिसको हम लोग सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं, वो बंगाल और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा हुआ और कुछ दक्षिण में हुआ, लेकिन नॉर्थ, उत्तर भारत में बहुत कम हुआ और बहुत ही अनइवन तरीके से हुआ। और उसकी वो स्थिति नहीं बन पाई कि वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को जन सामान्य के मूल्यों में व्यक्त कर दे। इसलिए जहां पर ये मूल्य बन जाते हैं, जहां पे संविधान संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, जैसे मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। ब्रिटेन का एक उदाहरण है कि ब्रिटेन का संविधान मौखिक है और फ्रांस का और अमेरिका का संविधान भी बहुत छोटा संविधान है, लेकिन हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है। और इस लिखित संविधान को साकार करने का, सांस्कृतिक मूल्य बनाने का जो रास्ता था, वो रास्ता जो है वो अपनाया नहीं गया। और अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि हम एक ऐसे अंतर्विरोध में हम दाखिल हो रहे हैं हमारा संविधान अपनाने के बाद में, कि हमारा राजनीतिक लोकतंत्र तो है लेकिन सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। समाज के स्तर पर जो है वो लोकतंत्र नहीं है, समता और स्वतंत्रता हमारे जमे हुए मूल्य नहीं हैं। और इसलिए आज फिर जो है एक बात जिसको हम लोग कह सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता बनाम जिसको पॉपुलिस्ट या पब्लिक मोरालिटी कही जाती है, वो बहस आज फिर से उभर कर आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे फैसलों में, जिसमें सबरीमला का फैसला शामिल है, नाज फाउंडेशन का, और बहुत सारे फैसले हैं, उसमें संवैधानिक मोरालिटी की बात की है। जबकि संवैधानिक मोरालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस में अंबेडकर ने की। उसके बाद 2-3 फैसलों में, जिसमें केशवानंद भारती का फैसला भी शामिल था, एक आध जगह उसका उल्लेख हुआ। लेकिन 2014 के बाद से संवैधानिक नैतिकता नाम का शब्द का उपयोग सुप्रीम कोर्ट बार कर रहा है। और इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि आज हमारी जो संस्कृति है, अगर हम सांस्कृतिक, खास तौर पे उत्तर भारत का, जहां से मैं ज्यादा परिचित हूं, एक प्रकार से दबंगई की संस्कृति। भारत में हर एक आदमी, एक मान सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है और हर एक आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा या जोखिम है कि वो कभी भी अपमान का शिकार हो सकता है।
और चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई उसका अपमान कर सकता है। और जिसको हम ये कह सकते हैं कि कानून का राज्य जो है, कानून के राज्य के भी आदर ना होने के कारण जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दबंगों की चलती है, और ये दबंगई परिवारों से लेके, समाज से लेके, मोहल्लों से लेके, और ये दबंगई एक प्रकार से मर्दवादी शिल्प में पिरोई जाकर हमारे सामने आती है। और जहां पर मैस्कुलिनिटी की जो कल्चर है, सामंती जो कल्चर है, और जाति की जो कल्चर है, दबंगई की, यानी हमारे भारत में सिर्फ पदानुक्रम ऊंची और नीची जाति का नहीं है, बल्कि ये पदानुक्रम इस बात का भी है कि कौन किसका अपमान कर सकता है, कौन किसको नीचा दिखा सकता है। तो ये संस्कृति के खिलाफ में संविधान के सांस्कृतिक मूल्यों को जमीन पर उतारना और संवैधानिक नैतिकता को एक स्वाभाविक, एक जन नैतिकता में बनाना की तरफ ले जाना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है। और इसके बारे में जो हमारे बहुत सारी, क्योंकि हमारे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक मूल्यों के बारे में लोग, जैसे समता को लेके, स्वतंत्रता को लेके, बराबरी को लेके बहुत सारे, अगर हम जैसे ही बात करना चालू करते हैं तो बहुत सारे शक शुबहे आने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई 5 उंगली बराबर नहीं होती है, वो ये भूल जाते हैं कि इंसान अंगुली नहीं होता है, उंगली सोचती नहीं है, इंसान सोचता है। और 5 उंगली भी बराबर होती है जब आपकी कोई एक उंगली, एक कोई भी मनुष्य अपनी किसी एक उंगली में जख्म बर्दाश्त कर ले और दूसरी को वो बहुत ज्यादा उसकी देखभाल करे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से समता को, बराबरी को ये माना जाता है कि ये जैसे कोई इसमें विविधता नहीं है, जबकि विविधता अलग चीज है और बराबरी अलग चीज है। हम बगीचे का ही उदाहरण दें, समता बराबरी का मतलब ये नहीं है कि बगीचे में एक तरह के फूल होंगे, 1000 तरह के फूल होंगे, 1000 तरह के पौधे होंगे, पेड़ होंगे, लेकिन जो बराबरी होगी वो उनकी देखभाल की बराबरी होगी, उनको खाद पानी सही समय पे मिले उसकी बराबरी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात का, ये काफी एक बड़ा विषय है, अपनी बात का अंत में इस बात से करूंगा कि आज जब हम लोग एक बहुत बड़े मुहाने पे खड़े हैं, जहां फांसीवाद एक अपने चरम रूप में हमारे सामने है, तब हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि संवैधानिक जो मूल्य हैं, संविधान की नैतिकता जो है, वो नैतिकता जन नैतिकता में कैसे बदले, वो जन संस्कृति में कैसे बदले, कानून के राज्य के प्रति आदर कैसे हो, प्रक्रियागत न्याय के प्रति। अगर आज हम देखते हैं, अभी हाल आज की ही अखबार की खबर है एनकाउंटर की, कि एनकाउंटर जो है वो हमारे समाज में एक स्थापित मूल्य है। इसका मतलब यह है कि हम प्रक्रियागत न्याय, यानी न्याय की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, कानून की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये इस समाज को बहुत ज्यादा अधीर बना दिया गया है। तो इसलिए मैं अपनी बात का समापन इस बात से करता हूं, और अगर मुझे लगता है कि इस बात पर बहस भी होगी कि आज हम लोगों को संविधान के सांस्कृतिक मूल्य, संविधान के जो मूल्य हैं वो हमारे देश में अवधारणात्मक मूल्य के रूप में है, कंसेप्चुअल वैल्यूज के रूप में है, पॉलिटिकल वैल्यूज के रूप में है, लेकिन संविधान के जो मूल्य हैं, प्रियम्बल के जो मूल्य हैं, हमारा जो अधिकारों का जो खाका है, ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य नहीं बन पाए हैं। और इसमें जो सांस्कृतिक आंदोलन है, और मैं अपनी अंतिम बात ये मैं कहूंगा कि इप्टा की परंपरा रही है, इप्टा की परंपरा समाज सुधार की और नवजागरण की परंपरा से जुड़ी रही है। तो किस तरीके से सांस्कृतिक आयोजनों को नवजागरण के वो नवजागरण का एक नया सांस्कृतिक आंदोलन बन जाए और उसकी अभिव्यक्ति की तरफ हम बढ़ें, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया ईश्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आपने कही है कि सांस्कृतिक आंदोलन में जो संविधान के मूल्य हैं और मूल्यों के जिस तरह से हम देखते हैं,
उस पर इप्टा में आप खुद भी इस बात से परिचित हैं कि लगातार साथी बात करते रहे हैं, उस पर अपने काम भी किया है और इप्टा की हर एक नाटक में, हर एक उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति में इप्टा ही नहीं, अन्य साथी भी जो इप्टा की धाराओं से निकले हुए हैं, इप्टा के सहोदर संगठन हैं, उनमें भी इन मूल्यों का जाने अनजाने ही नहीं, वो एक तरह से इनबिल्ट है, हमारे भीतर वो डोमेन चलता है और उस तरह से मूल्य आते हैं। इन्हीं विषयों पर जब हमने अपने युवा साथियों से बात की तो उन्होंने अपनी बात रखी, इप्टा में किस तरह से हम जब कोई कलाकर्म करते हैं और कला अभिव्यक्तियां करते हैं तो वो किस तरह से कला मूल्यों को देखते हैं, संवैधानिक मूल्यों को देखते हैं, और आगे इप्टा के साथियों को ऐसा क्या करना चाहिए, किस तरह से कलात्मक अभिव्यक्ति करनी चाहिए जिनमें कि ये कला मूल्य और ज्यादा उभर कर सामने आए। इस पर हमारे कुछ युवा साथियों ने और कुछ बंधे हुए पुराने साथियों ने भी वीडियो ऑडियो बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि साथी अर्पिता उस पर अपनी बात रखें और वो ऑडियो सामने रखें सभी साथियों के। अर्पिता। शुक्रिया सचिन। आप सभी साथियों को जोहार, सतरंगी सलाम। साथियों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के विकास क्रम में हाथों का स्वतंत्र होना एक बहुत बड़ी परिघटना थी। चेतना क्रांति के मूल में यही था, चेतना क्रांति के मूल में यही बात थी। बुद्धि का विकास हाथों के स्वतंत्रता बोध के साथ हुआ, इसलिए मनुष्य की चेतना में स्वतंत्रता का बोध सर्वोपरि है और इसे उच्च से उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी है। ज्ञान का जन्म कला संस्कृति की चेतना के उत्तरोत्तर विकास से हुआ और यह सफर जारी रखते हुए हम पहुंचे संविधान निर्माण में। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और सद्भाव के मूल्य हमारे नागरिक होने के मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम संस्कृति कर्मी होने के नाते अपने जीवन में अभ्यास के साथ साथ अपनी प्रस्तुतियों के केंद्र में भी रखते हैं। इन संवैधानिक मूल्यों के साथ इप्टा का सफर जारी है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले सत्र की तरफ, जिसमें हम कुछ साथियों से संवैधानिक मूल्य और इप्टा इस विषय को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए, जो हमें ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुई, जिस पर अपने हुनर का कमाल किया है अशोकनगर में रहने वाले 14 वर्षीय साथी ईशान ने, जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण, ऊर्जा के इस्तेमाल और विज्ञान के प्रयोगों पर गहरी रुचि है। ईशान को हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया। अभी आपको सुनवा रहे हैं रांची इप्टा की सचिव सुमेधा ने क्या कहा। जब हम इप्टा के स्थापना काल से लेकर वर्तमान काल तक की गतिविधियों को याद करते हैं तो पाते हैं कि इप्टा ने जिन कला विधाओं का इस्तेमाल किया उसमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और सद्भाव का संदेश दिया है। संपूर्णता में देखें तो एक सुंदर दुनिया का निर्माण के स्वरूप को प्रतिबिंबित करता रहा है। स्थापना काल के वक्त जब बंगाल में साम्राज्यवादी नीतियों के कारण उत्पन्न अकाल से लोग परेशान थे तो कलाकारों ने वामिक जौनपुरी द्वारा लिखित गीत भूखा है बंगाल रे साथी गाकर लोगों के बीच सहयोग की अपील की थी। साथ ही नौबान्नो नाटक प्रस्तुत कर स्वतंत्रता तथा समता के लिए साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए थे। इसी प्रकार आजाद भारत में बंटवारे के दर्द की कहानी को दर्शाता शहादत हसन मंटो द्वारा लिखित कहानी टोबा टेकसिन के नाट्य रूपांतर का जगह जगह मंचन किया जा रहा। यह नाटक लोगों के बीच देश धर्म के नाम पर दो भागों में बांटने की अलगाववादी राजनीति का पर्दाफाश करता है। इसी प्रकार असगर वजाहत द्वारा लिखित नाटक सबसे सस्ता गोश्त बात पते की, सफदर हाशमी द्वारा लिखित नाटक हत्यारे और अपहरण भाईचारे का, इब्रार अहमद द्वारा लिखित नाटक उजली काली पीली टोपी और राकेश द्वारा लिखित नाटक रामलीला साम्राज्यवादी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए आपसी सद्भाव, एकता और समता का संदेश देती है। कुल मिलाकर देखें तो 1943 से अब तक के सफर में इप्टा ने संवैधानिक मूल्यों पर चलते हुए जनता के सवालों को मजबूती प्रदान किया है। वही इप्टा ने जन आंदोलनों में भी अपनी भूमिका निभाई है, चाहे रोजगार के सवाल हो या फिर किसानों के सवाल। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अपनी गतिविधियों के दौरान
जिन संदेशों को लेकर इप्टा के कलाकार जनता के बीच गए, कलाकारों की कलात्मक प्रस्तुतियां देखकर सहमति तो जताया, लेकिन उसे जीवन में उतारने के बजाय मनोरंजन समझ लिया। वर्तमान समय में जैसी राजनीति चल रही है, उससे यही प्रतीत होता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज उन कारणों की पड़ताल करना जरूरी है। जब हम कारणों की पड़ताल करेंगे, तभी हम वर्तमान समय में अपनी भूमिका तय कर सकते। धन्यवाद। सुमेधा ने सही कहा, आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने की बात मुनासिब है कि अपने समय की चुनौतियों पर नजर रखना जरूरी है। अगले क्रम में हम सुनेंगे बिलासपुर इप्टा की सचिव साक्षी को। हम सभी जानते हैं कि साक्षी बचपन से इप्टा में सक्रिय रही है और अभी वे फिजिक्स में पीएचडी कर रही हैं और बिलासपुर इप्टा के युवाओं और युवा लड़कियों के साथ काम कर रही हैं। तो सुनते हैं साक्षी को। इप्टा एक ऐसी संस्था है जिसका मूल उद्देश्य हमेशा से ही आम जन के सवालों को उठाना रहा है। समाज में हो रहे शोषण और उत्पीड़न को उजागर करना और लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना इप्टा के मूल उद्देश्यों में शामिल रहा है। इसीलिए इप्टा के सभी नाटक या गीत, पोस्टर्स या अन्य तरह की सभी रचनाएं आम जनता की आवाज़ को बुलंद करते आई है। ये हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें या एक्सप्लॉयटेशन पर बात करें या उनके फंडामेंटल राइट्स पर बात करें, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संवैधानिक मूल्यों पर बात करते हैं। इप्टा में मेरी जर्नी को अब एक लंबा समय हो चुका है। बचपन से जुड़े रहने के कारण मुझे यह मौका मिला कि मैं इप्टा के बहुत सारे नाटकों का हिस्सा बन सकूं। इप्टा बिलासपुर में हमने बहुत से नाटक किए जो किसी न किसी तरीके से संवैधानिक मूल्यों को सामने लाते हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे हमने एक नाटक किया था सुपना का सपना, जो कि कहीं ना वो आम जनता की आवाज़ को सामने लाता है कि कैसे जो पावरफुल लोग हैं वो कैसे हिस्ट्री में सिर्फ अपने नाम को दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन जो समाज है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों से नहीं बनता। समाज में बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग तरीके का रोल होता है और उस पूरे सभी को मिलाकर एक जो पर्टिकुलर समय है, वो जो एरा है, वो उन सभी लोगों का एक कंट्रीब्यूशन मिलकर बनता है। ऐसे में हिस्ट्री में जो नाम है वो सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों का नाम क्यों जाए और बाकी लोगों का नाम जो बाल काटता है या जो नालियों की सफाई करता है उनका नाम उसमें दर्ज क्यों ना हो। और इस तरीके से उस नाटक के ज़रिए हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन पर बात करते हैं। ऐसे ही एक नाटक था सत्यव्रत, जो आदमी सच बोलता है, जो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करता है, जो अपनी राइट टू इक्वालिटी पर बात करता है, जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात करता है, उसे किस तरीके से रोका जाता है, उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर बात करें और साथ ही समाज में हो रहे जो लोग जो अपने राइट्स को समझते हैं, जो अपने बात को रखते हैं, उन्हें किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, ये हमारा उस नाटक के ज़रिए। ऐसे ही रायपुर इप्टा में हमने एक नाटक किया था फांस। उस नाटक के ज़रिए हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करते थे कि किसानों को किस तरीके की परेशानी हो रही है और उन्हें किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ता है, वो क्यों आत्महत्या करते हैं। साथ ही उस नाटक में इंटरकास्ट मैरिजेस पर बात हुई है, राइट टू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर बात हुई है और इस तरीके से बहुत सारे मुद्दों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग हिस्सों को लोगों के सामने रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो चाहे वो सैया भय कोतवाल हो या जल चक्कर, भय प्रकट कृपाला, रथ के रस्सा, एक लड़की 5 दीवाने, अंधों का हाथी, मोटे राम का सत्याग्रह आदि, जो हमने इतने सालों से जो नाटक खेले हैं, उन सभी नाटकों में अलग अलग तरीके से संविधान के अलग अलग हिस्सों पर बात रखी गई है। इसी के साथ मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आज के बदलते दौर में इप्टा की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज जब हमारे संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर रखा जा रहा है या बताया जा रहा है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम कैसे लोगों तक संवैधानिक मूल्यों को सही तरीके से पहुंचा सकें। हमारा संविधान इतने अच्छे से लिखा गया है कि हमें उसमें हर तरह की इक्वालिटी और फ्रीडम को जगह मिली है।
ऐसे में हम कोशिश करें कि हम अपने नाटकों के ज़रिए उन मूल्यों को लोगों के सामने रख सकें। और ये भी हम कर सकते हैं कि नाटक के अंत में हम पर्टिकुलरली मेंशन कर सकें, हम कोट करें वहाँ पर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किस पर्टिकुलर सेक्शन पर इस नाटक ये जो नाटक है उसमें पर्टिकुलरली किस सेक्शन पर बात हो रही है। जो मैं नहीं बोलती कि वो डायरेक्टली हो, लेकिन इनडायरेक्टली सही, लेकिन हाँ हम उसे कोट ज़रूर करें ताकि लोग अपने जो संविधान है उससे और अधिक जुड़ सकें। शुक्रिया साक्षी, सही बोल रही हो कि अंडर करंट हमेशा पॉलिटिक्स और सारी चीजें आनी चाहिए संवैधानिक मूल्यों की। साथियों, जब हम संवैधानिक मूल्यों के साथ इप्टा और कला की बात करते हैं तो बहुत से नाम स्मृति में कौंधते हैं, और जब मैं ये बोल रही हूँ तो आपके जहन में भी बहुत सारे नाम आ रहे होंगे। यहाँ जिक्र करना चाहेंगे रिबेल म्यूजिशियन, जो रिबेल म्यूजिशियन थे सलील चौधरी का, जिन्होंने आह्वान किया था जो आजादी से पहले किया गया था। केयरफुल, होल्ड द रेड फ्लैग ऑफ फ्रीडम हाई विथ स्ट्रॉन्ग हैंड्स। Our workers, raise your arms. Our peasant friend, raise your sickle and make sure it is sharp. Be prepared for your last war. We must have our rights. Even if we lose our lives, we are prepared to give all our blood. That will only make our red flag even more red. ये सब सुन के और सोच कर निश्चित ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसा समय रहा होगा। 1940 के दशक में रचे इस गीत, जो जिसका बांग्ला शब्द थे शक्तो हाथों तोलो भाई, को किसानों को आह्वान के लिए गाया गया था। किसान किस तरीके से सामने आते होंगे ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल यही जज्बा हमें अपने अधिकारों के लिए कला माध्यम से जगाने की आवश्यकता है। और फिलहाल हम बढ़ रहे हैं और सुनते हैं जेएनयू इप्टा के साथी वर्षा और रजनीश की बात। संवैधानिक मूल्य और इप्टा के नाटक, जनता के सवालों पर इप्टा का योगदान और बदले समय में इप्टा की भूमिका, ये तीनों बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता, या कहें कि अगर बदले समय में इप्टा की भूमिका के बारे में बात करनी हो तो पहले दोनों बिंदुओं पर बात होगी ही। संवैधानिक मूल्यों, खासकर न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की बात करें तो यह इप्टा के कलाकर्म का मूल स्वर है, और यह सिर्फ नाटकों तक सीमित नहीं है। इप्टा के कलाकार कला के जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे चित्र बनाए जा रहे हों, गीत लिखे जा रहे हों, कविता पोस्टर बनाए जा रहे हों या नाटक कविता की प्रस्तुतियां की जा रही हों, वहाँ मूल स्वर यही है। इप्टा के बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिरोध का रंगमंच है। यह प्रतिरोध आता कहाँ से है? इन्हीं संवैधानिक मूल्यों से। जब इन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप चीजें नहीं होती तो उनके प्रतिरोध में इप्टा रंगमंच पर उतरता है। हमारे संविधान ने सबको बराबरी और न्याय का हक दिया है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है जाति, पूंजी द्वारा गरीबों का शोषण, सांप्रदायिक नजरिया। इस संदर्भ में 3 नाटक याद आते हैं जिन्हें इप्टा की कई इकाइयों ने किया है और अभी भी करती आई है। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल, शंकर शेष का पोस्टर और सफदर हाशमी का अपहरण भाईचारे का। ये नाटक जाति के मजदूरों के सवालों, उनके साथ जुड़े न्याय और समता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ बंधुत्व की बात करते हैं, और इन नाटकों के माध्यम से इप्टा के कलाकार लगातार ये बात कर रहे हैं। इनके अलावा इप्टा जेएनयू के हमरी जात, उठो मेरे देश, खतरा जैसे नाटक हैं जो घर वापसी के छद्म और विस्थापन, किसानों के सवालों और कॉरपोरेट लूट जैसी वर्तमान समस्याओं की बात करते हैं। यहाँ हरिशंकर परसाई की एक गौ भक्त से भेंट या अन्य रचनाओं का नाट्य रूपांतरण करके इप्टा की बहुत सारी इकाइयों ने मंचन किया है। इसके साथ ही इप्टा जेएनयू द्वारा तैयार किए गए अनेकों गीत जैसे बेघर भूखे बच्चे, सुन ले हुकूमत, खाली पॉलिथीन, धीरे चलो महाराज इत्यादि संवैधानिक मूल्यों के हनन से होने वाले अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध दर्ज करते हैं। ऐसे कई नाटक और वो सुबह कभी तो आएगी या भूखा है बंगाल जैसे कई गीत जिनके मूल में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गौरवपूर्ण जीवन की संविधान प्रदत्त परिकल्पना है। और इनसे जुड़े सवाल किसी लेखक या कलाकार की व्यक्तिगत चिंताएं नहीं है,
पूरे देश और समाज की चुनौतियां हैं, इस जनता के सवाल हैं। शोषित वंचित जनता के इन सवालों पर नाटक करना, जनता की मांग पत्र को सबके सामने रखने और उस पर विचार करने को प्रोत्साहित करना इप्टा का काम है और वो काम कर रही है। एक तरह से जनता के सवालों पर यह इप्टा का रचनात्मक योगदान है। 1943 में इप्टा के गठन से लेकर आज तक जनता के सवाल इप्टा के रचना संसार के केंद्र में रहे हैं। इप्टा के वरिष्ठ साथी इसे ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे, लेकिन पिछले 3 सालों में 3 बड़ी घटनाएं हुई जिनमें सीधे सीधे इप्टा जनता के साथ सड़कों पर थी। पहली किसान आंदोलन, दूसरी कोविड महामारी और तीसरी CAA NRC के खिलाफ जन आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन और देश के कई हिस्सों में चल रहे CAA NRC के खिलाफ जन आंदोलन में जहां जहां भी प्रतिरोध हो रहा था, वहां इप्टा के साथी कलाकार समर्थन में खड़े थे। अपने गीतों, नाटकों, चित्रकला और अन्य कला रूपों का इस्तेमाल करते हुए जनता की आवाज़ को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। कोविड में एकाएक लॉकडाउन करके सरकार ने जब लाखों मजदूरों को सड़कों पर भूखा प्यासा छोड़ दिया था, तब भी इप्टा के साथियों ने अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों को मदद करने की कोशिश की और यहीं से बदले हुए समय में इप्टा की भूमिका तय होती है, जो कि कोई नई भूमिका नहीं है। भूमिका वही है, जनता के सवालों के साथ खड़े होकर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना, उनका संवर्धन करना। हाँ, बदले समय में हमारे कला क्षेत्रों का विस्तार करने की जरूरत है। वो कैसे करेंगे? नए माध्यमों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? लोक कला रूपों और माध्यमों को कैसे साधेंगे और नया कैसे रचेंगे? यह चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे योजनाबद्ध होना होगा। हम इसकी योजना पर जरूर काम करेंगे, पर यह तय है कि उस योजना में जनता के साथ जुड़कर उससे संवाद करना महत्वपूर्ण अंग होगा। इप्टा का स्लोगन हमें याद रखना होगा कि जनता के रंगमंच की नायक स्वयं जनता है। जी शुक्रिया। अभी हमने साथी वर्षा की बात सुनी, इसके बाद अर्पिता शेयर कर रही हैं साथी विजय। साथी विजय आगरा से जुड़े हुए हैं और आगरा में साथी विजय इप्टा के साथियों के साथ काम कर रहे हैं। साथी अर्पिता, विजय की बात। शुक्रिया सचिन। दोस्तों, सांस्कृतिक स्पेस जिस पर किए गए प्रयोगों से मानस बदला जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण इप्टा है। आज के समय में इसे नए प्रयोगों, नई ऊर्जा के साथ हमें उर्वर बनाना है, संविधान के मूल्य जिंदा रखते हुए और इसके लिए आवाज उठाते मिसाल बनने की कोशिश करना है, जिसमें हम अपने साथ औरों को भी समेटे और विस्तार पाएं, जन जन की आवाज बनने की। अभी आपको सुनवा रहे हैं मथुरा के साथी विजय को, जिनका अनुभव संसार समृद्ध हुआ हमारे प्रिय कॉमरेड जितेंद्र रघुवंशी के साथ। विजय फिलहाल मथुरा में कॉलेज में पढ़ाते हैं और इप्टा में नए प्रयोगों और समझ को विकसित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम लोग सुनते हैं साथी विजय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को हम देखें और इप्टा के संदर्भ में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन जीने के लिए सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना जगाने का अधिकार और उसके लिए जन संगठन द्वारा प्रयास और जन संसाधन जुटाने के अधिकार के लिए भी इस संगठन की शुरुआत हुई थी। उसी की परिणति बंगाल दुर्भिक्ष के दौरान जन जागरण से संसाधन जुटाने और उसके लिए सेंट्रल ट्रुप जैसे प्रयास करने की तरफ हम बढ़े थे। उसी दौरान शंभु मित्र द्वारा छाया नाट्य, रविशंकर उदयशंकर द्वारा बैले नाट्य और ख्वाजा अहमद अब्बास की बनी हुई फिल्म नवान ने धरती के लाल जैसे कई उदाहरण हैं जिसमें हमको मूलभूत मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष की कलात्मक अभिव्यक्ति दिखती है। बाद में जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए संगठन की इकाई निर्माण और उसका विस्तार, जन मूल्यों के लिए लेखन, धन संग्रह, साहित्य और बहुत सारे स्थानीय लोक नृत्यों के संरक्षण के लिए समूह बना और लोक कलाओं के प्रदर्शन के लिए, उनकी अभिव्यक्ति और उनके कलात्मक प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। ये सब उनका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जनता आंदोलन में इप्टा की भूमिका संवाद तक सीमित न रहकर और उससे अधिक दिखाई पड़ती है। जब
आज़ादी के मूल उद्देश्यों पर सत्ता का ध्यान दिलाया गया। संविधान के अनुरूप सांस्कृतिक रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष भी इप्टा के कार्यों में शामिल रहा। पेंटिंग्स में चित्ता प्रसाद की पेंटिंग्स, ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्में, वामिक जौनपुरी के गीत इसका मुख्य उदाहरण है। आज आज़ादी के अमृतकाल में जब हम सत्ता के विभिन्न प्रारूप देख रहे हैं और नया प्रारूप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्तमान सत्ता पूंजी के रास्ते देश के संसाधनों को एक विशिष्ट पूंजी समूह के नियंत्रण में देती जा रही है, तो जनता के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना और उसको सांस्कृतिक मूल्यों के लिए और उसके अधिकारों के लिए याद दिलाना इप्टा का कर्तव्य बनता है। शुक्रिया विजय। साथियों, इप्टा के हमारे पुरखे आज से 80 साल पूर्व मुंबई के सुंदरी बाई हॉल में इकट्ठा हुए थे। इस सांस्कृतिक जुटान के लिए हम हमेशा कॉमरेड टीसी जोशी को याद करते हैं, जो ये मानते थे कि राजनीतिक सामाजिक बदलावों के लिए आगे आने के अलावा सांस्कृतिक दखल भी जरूरी है, और इस संकल्प के साथ कि सांस्कृतिक दखल से जन जन को जागृत किया जा सकता है, वे सब सुंदरी बाई हॉल में इकट्ठा हुए। इसमें कई तरीके की कला के रूप उपस्थित थे। इससे पहले 1942 को ख्वाजा अहमद अब्बास और अली सरदार जाफरी ने एक रिवॉल्यूशनरी प्ले ये किसका खून मुंबई और उसके आसपास खेला। इप्टा की विरासत को आगे ले जाने के लिए पूरे देश में कई साथी काम कर रहे थे। उन्हें हमारा क्रांतिकारी अभिवादन। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं इप्टा मुंबई से साथी रंजना को, जो ग्राफिक डिजाइनर है। सलाम साथियों, जब हम इप्टा के नाटकों की बात करते हैं तो लगभग हर नाटक जो कंसीव किया जाता है, जो सोचा जाता है, वो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता ही है। और ज़रूरी नहीं कि बस वही हो, हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और उसमें कहीं ना कहीं इन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ का एक टेस्ट या एक झलकी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज के ज़माने में समय के साथ आगे बढ़ते हुए एंटरटेनमेंट को 70% अगर आप रखें और वहाँ पे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ इंजेक्ट करने की कोशिश करें, तो उसकी इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि सोशियोलॉजी में हमने शायद पढ़ा भी होगा कि पॉपुलर कल्चर इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से हमारा वर्क कल्चर जिस भी इकोनॉमी के वजह से, जिस भी तरह की इकोनॉमी के वजह से हमारा वर्क कल्चर एक एक्सट्रीमली टायरिंग, एक्सट्रीमली एक्सर्टिंग वर्क कल्चर बन चुका है, उसमें लोगों को सिर्फ पॉपुलर कल्चर देखना पसंद है, कल्चर विच इज़ ईजी टू कंज्यूम। ऐसे में हमें एंटरटेनमेंट की मात्रा ज़्यादा करके उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड नॉट जस्ट मेक इट एन ओनली एंटरटेनिंग प्ले, बट ट्राई टू वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को एक तरह से इंजेक्ट करने से एक ऑडियंस एक इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ जा सकती है। वो एंटरटेनमेंट देखने भी आई थी और वो कुछ सीख के भी गई। इप्टा मुंबई के कुछ नाटक हैं, बकरी, कश्मकश, हम दीवाने हम परवाने, जो वैसे दे आर हैवी ऑन वैल्यूज़ दैट इप्टा ऑलवेज कैरीज, लेकिन इनमें से इप्टा के रूट्स इतने मजबूत तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं कि आप उसे देखकर ही कह सकते हैं कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की प्रस्तुति है। तीनों ही प्ले इस वक्त इप्टा मुंबई में, इनमें से 2 प्ले एक्टिवली दर्शाए जा रहे हैं और बकरी MS सत्यू साहब के द्वारा निर्देशित थी, जो हर प्ले में उनके डायलॉग्स फिक्स नहीं होते थे। कहा जाता था कि अगर आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो जाकर आप बकरी देख सकते हैं। इस तरह से उसकी करंट सिचुएशन के साथ या फिर पैरेलल क्या कह सकते हैं, जो हमेशा करंट अफेयर्स होते थे उसके साथ वो हमेशा साथ चल सकती थी। ये एक्चुअली किसी भी नाटक की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि 1943 से अब तक की जर्नी में कंट्रीब्यूशन ऑफ इप्टा में किस तरह देख सकती हूँ, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ही छोटे समय के लिए इप्टा में रही हूँ। ऑफ कोर्स इस पीरियड से तो नहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि बचपन से ही इससे नाता रहा है और मैं बड़ी भी इन
नाटकों को देखकर हुई हूँ, तो जब वो समय आया जब हम बाहर के नाटक देख सकते थे, तब हमें उसका स्टार्क डिफरेंस पता चला। एक तो हम इप्टा की आकार में ढल चुके थे, तो बाहर के नाटक पसंद भी नहीं आते, एक बार प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। लेकिन उसमें एक डिफरेंस भी पता चला, वो नाटक जो सिर्फ एक कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से बनता है, जिसका ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डेली स्टीरियोटाइप्स को और बढ़ावा दे रहा है, उन नाटकों को का होना या ना होना एक ही बात है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नाटक खराब है, उनकी अपनी पर्पसेस होती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से बनता है। लेकिन इस जगह पर इप्टा एक अलग संस्था बनकर आती है कि कुछ हो ना हो, जो उसे कहना है, जिस सोसाइटी, जो अच्छे कल के वादे हम करते हैं, वो आज इस नाटक में जो दर्शक पैसे दे या ना देकर देखने आई है, वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह सकती कि इस वक्त जिस तरह की नाटक हम कर रहे हैं वो दी बेस्ट है, नहीं। मैं बॉम्बे की कंडीशंस बता सकती हूँ। कई थिएटर ग्रुप है जो बहुत ही आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड कल्चरल तरीके से अपनी बात रख रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग ऑडियंसेस, यंग एक्टर्स को लेके चल रही है, छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े जगह पे परफॉर्म कर रही है, हर हफ्ते हर महीने नए प्लेस कर रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है। उस डायनामिक में हम में अभी भी कमी है, हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारी कमी है फ़िलहाल। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वही 40 साल पुराने तरीके से दर्शाई जाए, नहीं। आज 2023 में ज़रूरी नहीं कि हर नई चीज़ ख़राब या निंदा करने लायक हो। आज की डेट में छोटे थिएटर स्पेसेस आ गए हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज करके यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारे आउटपुट्स हैं, चलता है आउटपुट ना होकर प्रस्तुति एक बहुत ही पॉलिश्ड तरीके से आए, पॉलिश्ड प्लेस के रूप में आए, तब वो देखने लायक होंगी, तब वो दिमाग में, जहन में बैठ पाएंगी। तो यहाँ हमारी कमियाँ हैं। और लास्टली हमें क्या करना चाहिए? हमें सेम आंसर है। सबसे पहली बात तो एज अ थिएटर बॉडी हमें बच्चों के लिए ज़्यादा प्ले करनी चाहिए, या बच्चों के साथ एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि बीज बचपन में ही बो सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी बच्चों में है। तो अगर हमें छोटे छोटे प्लेस करने हैं तो मई का महीना आ रहा है, कई स्टेट्स में इस वक्त गर्मियों की छुट्टी होती है, इस वक्त बच्चों के लिए प्ले करना, इससे बेहतर कोई समय नहीं होगा। फॉर यूथ अगेन, छोटे जगह बड़े जगह, छोटे वर्कशॉप्स बड़े वर्कशॉप, स्क्रिप्ट राइटिंग कैंपेन्स, स्पीच वर्कशॉप, छोटी छोटी चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप, इवन सेट डिज़ाइनिंग वर्कशॉप, ये सारी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें जो हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, या करते भी होंगे लेकिन वो स्केल नहीं है। और बाय स्केल आई डोंट मीन कि उसे बहुत बड़ा करना है, पर इतना कम से कम ऑर्गेनाइज तरीके से कर सके कि अगर शहर में ये बात हो कि ये सारी चीज़ें कौन करता है, तो पहला नाम जो जहन में आया वो इप्टा हो। शुक्रिया। शुक्रिया रंजना, आपने बहुत अच्छे सजेशन दिए, और हम सब इस कोशिश में लगे हैं, हम सारे इप्टा के साथी, कि हम किस तरीके से नई पौध को आगे लाएं। अगले सत्र के लिए मैं साथी सचिन को पुकारना चाहूंगी। साथी सचिन। जी, शुक्रिया अर्पिता। हमने अभी इप्टा पर और कलात्मक अभिव्यक्ति पर, संविधान के मुद्दे पर, संविधान के मूल्यों पर, साथ ही अशोक भौमिक जी की बात, ईश्वर जी की बात और हमारे कुछ युवा साथियों की बात सुनी। अब मैं इस अंतिम सत्र की तरफ जाते हुए मैं हमारे वरिष्ठ साथी राकेश वेदा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस पूरी बातचीत को, ये जो इप्टा और कला मूल्य, पूरे रंग आंदोलन में संवैधानिक मूल्यों की जिस तरह से बात है, उसको एक तरतीब देते हुए हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद हम ओपन सेशन करेंगे जिसमें कुछ चर्चा के बिंदु रखते हुए हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही राकेश जी।
सचिन, शुक्रिया। मेरा एक तो वीडियो नहीं चल रहा है आपके द्वारा, यानी होस्ट के द्वारा। बहरहाल मैं चाहूंगा कि प्रसन्ना हमारे अध्यक्ष को निकलना है, तो मुझसे पहले कुछ बातें प्रसन्ना अगर हैं वहाँ, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो कुछ बातें कहें और उसके बाद फिर मैं कुछ बात करूंगा। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, श्योर। या दोस्तों, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मैं सब चीज़ों को सुना और काफ़ी नए चीज़ को सुना मैंने। सिर्फ ये आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि बात करने के साथ साथ हमें काम करना है, नाटक करना है और एक्चुअल के मूल के साथ जुड़ना है। आप जो आज कहा है वो बिल्कुल सच है। उसको कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उसको लोगों के तरफ ले, वो हमारे सामने कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इसको आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। जी, शुक्रिया दादा। राकेश जी, आप प्लीज आ जाइए, आपका वीडियो ऑन है। तो मेरी बात तो मोटे तौर पे प्रसन्ना ने कह दी, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे नौजवान ने, खास तौर से आज के दिन विशेष रूप से, तो ऐसी विभूतियों का जन्मदिन है जिसके बारे में आप सब चर्चा कर चुके। अंबेडकर के बारे में, और एक तरह से अंबेडकर ने इस देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए जिस तरह से एक उम्मीद उन्होंने पैदा की, और जिस तरह से एक पूरे संविधान की परिकल्पना देश के सामने रखी, और वो परिकल्पना दरअसल जिसके ऊपर आप चर्चा कर चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि वो अकेले किसी व्यक्ति की परिकल्पना नहीं थी, बल्कि एक साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन के गर्भ से निकली हुई परिकल्पना थी, जिसको उन्होंने शब्दों में पिरो दिया और अच्छे तरीके से पिरो दिया। और आज उसके ऊपर संकट है, वो बात आप लोग लगातार दोहरा रहे हैं। और ये संकट को आज 600 साल पहले कबीर ने कुछ इस तरह से कहा था, जो लोगों के पास जा करके कहते थे कि दोहराते नूतन भया, शब्द न समुझा कोय, जो ये शब्द विवेकिया, छत्र धनी सो। तो कहते थे कि भाषा और सारी चीजें तो दोहराई जा रही। ये सारे संकट सभ्यता में मनुष्य जाति के सामने, जितने संकटों पे आप सब नौजवान दोस्तों ने चर्चा की है, वो संकट बार बार दोहराए गए हैं और उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी गई हैं, दोहराई गई हैं, लेकिन सबका हल एक कहता है, वो है विवेक। और आज जो खतरा है, वो जब उनको आप सारे संवैधानिक मूल्यों, न्याय, समता और सारी चीजों की को परिभाषित करते हुए कहें, तो सबसे बड़ा खतरा है विवेक के ऊपर। विवेक को एक तरह से आदमी से छीना जा रहा है, और इस विवेक को कैसे हासिल किया जाए, वो एक तरफ शब्दों से, कलाकर्म से हासिल किया जाएगा, लेकिन विवेक सिर्फ शब्दों और कलाकर्म से ही हासिल नहीं किया जाता, न किया गया है। इतिहास में इस बात को बार बार देखा गया है कि जब कई चीजों का परीक्षण किया जाता है, कभी कभी वो समय भी आए हैं इतिहास के कालखंड में जब विवेक की ताकत पूरी तरह अकेली रह गई। गैलीलियो जैसा आदमी, ब्रूनो जैसा आदमी जिंदा चला, और गैलीलियो को अपनी जान बचाने के लिए कहना पड़ा कि अच्छा ठीक है भाई, जहाँ बख्शी हो तो सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाए। लेकिन सोच लीजिए कि अगर गैलीलियो को वहीं पर छोड़ दीजिए
और सूर्य को ही पृथ्वी का चक्कर लगाते रहने दीजिए, तो हम आज कहाँ खड़े हैं, दुनिया की प्रगति कहाँ खड़ी हो सकती है, उसकी जरा कल्पना करें। और दोनों बातें हैं, सिर्फ राजा ही नहीं, चर्च ही नहीं, धर्म ही नहीं, जनता भी गैलीलियो के पक्ष में नहीं, एक समय ऐसा भी। तो ये जो संकट है, इस बात को भी परीक्षण करने की जरूरत है कि कभी कभी तथाकथित बहुमत वो भी विवेक के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो सिर्फ बहुमत से विवेक परीक्षण नहीं होगा, ये इतिहास ने इस बात को भी सिद्ध किया। विवेक ऐसी चीज है जो जिसको हम कहते हैं एक साइंटिफिक रियलिटी, तो उसका परीक्षण कैसे होगा, वो एक लंबी प्रक्रिया के बीच से ही एक सत्य वो निकल करके आता है। अब आज के समय जो स्थितियां हैं, इसको अभी जब बार बार हम पीसी जोशी का भी जिक्र करते हैं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जो दौर है जब इप्टा बन रही है या 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बन रहा है प्रेमचंद की सदारत में लखनऊ में, तो मूल बात यह है कि सिर्फ पीडब्ल्यूए और इप्टा ही नहीं बन रही। वो दौर है जब सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा बन रही 1936 में। वो दौर है जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बनी। उसके पहले 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन चुकी है। उसी काल में महिला फेडरेशन, महिलाओं का संगठन बनता है, महिला फेडरेशन बनती है। तो एक तरह से तमाम ऐसे लोग जो कहीं भी किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर सकते थे, उनके संगठन बन रहे हैं और समाज को देखने की एक नई दृष्टि पैदा हुई। अब कला भी जो है या साहित्य जो है, इन सारे जो संगठन करने वाले लोग हैं तरह तरह के, उनसे जुड़ कर के ही कलाकर्म संभव है। कलाकर्म कोई आइसोलेशन में, क्योंकि उसी के खिलाफ तो ये जो प्रेमचंद ने सौंदर्य की दृष्टि बदलने की जो बात कही अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में 1936 में, उसका मतलब ही ये था कि ये जो एक दृष्टि है कि एक कवि कर्म या कलाकर्म जो है वो अकेले किसी एक व्यक्ति के अंदर आइसोलेशन में वो होगा, तो उसके बाहर निकल करके उन सवालों को क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के भीतर जाने की सलाहियत कलाकर्म करे, साहित्य करे, कला करे। तो ये सवाल सिर्फ व्यक्ति के जो कलात्मक औजार हैं, जो साहित्यकार की कलम है, या जो कलाकार का अभिनय है, या उसका जो संगीत का पक्ष है, गायन है, या उसका वाद्य यंत्र है, सिर्फ उसी के साथ उसकी रिलेशनशिप नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी में जो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके पीछे कौन सी चीजें हैं, उसके परीक्षण करने की सलाहियत उसके भीतर पैदा हो सके, ये बात आई थी। अब ये बात आई कहाँ से, इसकी खैर बहुत लंबी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक पूरे इतिहास कालखंड में ये सवाल उसी बात से पैदा हुए हैं जब कुछ मनीषियों ने ये सवाल पैदा किया था। सवाल तो पहले ही से था कि चीजें बन कैसे रही, कोई भी चीज बनी कैसे, वो कैसे बनी, तो कुछ लोग कहते थे पैसे से बनी, कुछ लोग कहते थे आदमी ने ऐसा दिया, लेकिन तब उन्होंने ये जवाब दिया कि आदमी के श्रम से ही चीजें बनी। उस श्रम के बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो जब श्रम के बिना नहीं बन सकती, तो श्रम जब उसमें एक अनिवार्य तत्व के रूप में शामिल किया, समझा जाने लगा, तो उसके साथ ही कलाकर्म के साथ ही श्रम का रिश्ता थोड़ा और ज्यादा परिभाषित है। इस परिभाषा को ही और उद्घाटित करने का, इसको और सामने लाने का काम इप्टा ने अपने तरीके से किया, और उसके 1943 से लेकर के आज तक। लेकिन सिर्फ आज की तारीख में जो संकट है, आज की तारीख में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि इस संकट का सामना इप्टा कर सकते, तो ये बात
सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने जैसा होगा और अपनी चीजों को दोहराते रहने जैसा होगा कि हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन अकेले इप्टा इस बड़े संकट का ना, जहाँ विवेक को पूरी तरह से आदमी से अलग करने की जा रही हो, तो अकेले इप्टा इस काम को नहीं कर पाएगी। इस वक्त की स्थितियां बेहद जटिल है। इसको जब आप फासिज्म की बात करते हैं, हम लोग करते हैं, तो मैं इसको कहता रहा हूँ कि इसको हम संवैधानिक फासीवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल फासिज्म इसको कह सकते हैं, कि जहाँ सारे वो रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जुडिशरी रहेगी, एग्जीक्यूटिव रहेगी, पार्लियामेंट भी रहेगा, लेकिन उसका कंटेंट गायब हो जाएगा। संविधान है, संविधान तो है, कोई संविधान बदला भी नहीं गया, संविधान यथावत है, लेकिन उसके मूल्य गायब हो गए। तो जब मूल्य गायब हो जाने की स्थिति पैदा हो रही हो, तब हमको हस्तक्षेप के लिए, अब हस्तक्षेप कैसे होगा? सिर्फ एक नाटक करने से नहीं होगा, हमें लोगों के पास उनसे जुड़ने का, वो जुड़ने का एक तरीका तो ये है कि हम उनको बताने जा रहे हैं कि हम ये नाटक करके आपको बताने आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उनसे सीखने जा रहे हैं। देखिए, आज इसी दौर में जब इतना बड़ा है, तो इस देश के कई लाख किसानों ने लगभग साल भर, उस कोविड काल में भी, इस आज जिस सत्ता से सारे लोग भयाक्रांत हैं, उस इतनी जो अपने कदम पीछे खींच, ऐसा कहा जाता है, उनको हम अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर किया। तो किसने किया? कलाकारों ने नहीं किया और दूसरे वर्ग ने नहीं किया, इस देश के किसानों ने। और वो किसानों ने उन किसानों के से सीख, वो हम ये सोच करके अगर उनके पास जाएंगे, किसान को सिखाने के लिए जा रहे हैं, संवैधानिक मूल्य सिखाने के लिए जा रहे हैं, कलाकर्म सिखाने के लिए जा रहे हैं, तो शायद कहीं हम मुखालफित, हमको उनसे सीखने की। और इस तरह के तमाम लोगों के पास जाकर के इस देश के लोगों से हमको सीखने की जरूरत है, ताकत लेने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। राकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस लोकतांत्रिक फासीवाद के इस दौर में, संवैधानिक फासीवाद के इस दौर में, जब विवेक पर हमारे खतरा है और इस विवेक के खतरे के कई सारे चेहरे हैं बहुत जटिल परिस्थितियों में, अकेले इप्टा से ये काम नहीं होगा और ये मिलजुल कर ही अन्य जो रंग आंदोलन से लेकर तमाम तरह के औजारों से जो साथी लड़ रहे हैं, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, उन सबके साथ मिलकर उनके बीच जाकर अपनी बात रखनी होगी और अपने लड़ाइयों को मजबूत करना पड़ेगा। इसी क्रम में बात करते हुए मैं साथी मनीष अगर उपलब्ध हैं तो उनसे चाहूंगा कि वो चर्चा के कुछ बिंदु साथियों के बीच चर्चा हुई थी उसमें रखे थे, उन्हें हम चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं और चैट बॉक्स से देखते हुए अब इसको हम ओपन करते हैं और जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो हैंड रेज करते जाएं और मनीष इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। करीब 20 मिनट हम इस पर और बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर सत्र की ओर जाएंगे। साथी मनीष जी। शुक्रिया सचिन। मैं बस अपनी थोड़ी सी बात ये रखना चाहूँगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो चैट में भी कुछ सवाल बार बार आ रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों को हम अपनी प्रस्तुतियों में कैसे आगे लेके जाएं। मुझे ये लगता है कि हम एक संगठन के तौर पर अंततः मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको उसी परिप्रेक्ष्य में संविधान के साथ एंगेज करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे जो सामाजिक संरचनाओं को बदलने की कोशिशें, उनमें कानूनी इंटरवेंशंस का, लीगल इंटरवेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब तक लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होगी और किस तरीके से उन अधिकारों के लिए लड़ा गया है या किस तरीके से उन अधिकारों को
हासिल किया गया है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग लोगों के द्वारा, वो एक एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और हमारा काम अंततः यही है कि हम ऐसी कहानियाँ अपनी प्रस्तुतियों का आधार बनाएं, और जैसा राकेश ने कहा कि हम बस वो कहानियाँ एक जगह की दूसरी जगह नहीं सुनाने जा रहे हैं, पर दूसरी जगह से की कहानियाँ भी लेके तीसरी जगह जा रहे हैं। तो ये एक संवाद जो है का ताना बाना हम लोगों को बुनना पड़ेगा। और ये एक उसके केंद्र में इस चीज को रखना कि जो हमारे संविधान के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो उसकी प्रस्तावना में लिखे हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखे हुए हैं, उनको कैसे हम अपने रोजमर्रा की आसपास की घटनाओं में, कहानियों में देखते हैं, उन कहानियों में हम के संदर्भ में हम उनको कैसे ट्रांसलेट कर पाते हैं, जिनसे लोगों का ऑलरेडी जुड़ाव है, या जो कहानियां हम उनको सुनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक क्या कहें कि कहने सुनने की जो परंपरा है, भारतीय नाट्य परंपरा जिसको हम कह सकते हैं, उसको फिर से बहुत नियमितता के साथ और एक मिशन के तौर पर लेने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जी शुक्रिया साथी। साथी दिलीप रघुवंशी कुछ कहना चाहते हैं, और मनीष आप इस बातचीत को आगे भी मॉडरेट करते रहें अगर। साथी दिलीप रघुवंशी, और उसके बाद अभी आया है तरुण मोहम्मद जी, झारखंड चाईबासा इप्टा से। साथी दिलीप जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, नमस्कार। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, और नौजवान साथियों ने आज इनिशिएट लेके इतना अच्छा आयोजन किया, उसके लिए बारंबार अभिनंदन और बधाई। खास बात इस कार्यक्रम की मुझे जो लगी वो ये थी कि इसका डिजाइन बड़ा बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा, और मैं बहुत प्रभावित हुआ, और इस शुभकामनाओं के साथ कि ये निरंतर जारी रहेगा। चाईबासा से साथी जी। हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी जी आ रही है साथी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का जो विषय है संवैधानिक मूल्यों पर, और इप्टा की जो कार्य प्रणाली है इस पर, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। साथियों, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात आई कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, और हम इप्टा वाले नाटकों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, गीत संगीत के जरिए, हेलो जी जी आप बोले, आपकी आवाज। हाँ, उन मूल्यों को उजागर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मेरे मन में आई है कि हम लोग जो आज इप्टा में नाटक कर रहे हैं, चाहे वो मोटेराम का सत्याग्रह हो, बकरी हो, शतरंज के खिलाड़ी हो, शतरंज के मोहरे हो, जो भी हो, शतरंज के मोहरे हो, या कोई भी हो नाटक, जो ये नाटक आज से 40-50 साल पुराने नाटक, वही नाटक लिखे गए हैं। हमारे पास प्रलेख हैं, प्रलेस हैं, प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, बड़े बड़े अच्छे राइटर्स हैं, नाट्य लेखक हैं, फिल्म लेखक हैं। और ये जो है ना, हमें क्यों नहीं जो आज के जो मौजूदा हालात हैं, अभी हमारी जो वर्तमान जो सरकार है या वर्तमान जो तंत्र है, वो अभी इतिहास को बदलने जा रही है। कुछ पाठ्य पुस्तकों से जो है ना, कुछ सब्जेक्ट हटाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ जो इस्लाम पर कुछ है, या और भी हिंदूवादी नीतियों को जो है ना थोपी जा रही है, जबरदस्ती थोपी जा रही नीतियों को। ये इस पर हम लोग जो प्रासंगिक है आज के दौर पे, जो अभी के मौजूदा हालात हैं, उन पर हम लोग नाटक क्यों नहीं लिख सकते हैं? वही पुराने नाटकों को हम मंचित करें या नुक्कड़ पर प्रदर्शन करें। ये मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात चल रही है।
शुक्रिया साथी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इस बातचीत में सुखदेव सिंह सिरसा जी भी मौजूद हैं। तो बात निकली है तो हम जरूर चाहेंगे कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अपनी बात कहें। और साथ ही आगे राष्ट्रीय जी सचिन भाई हमारे साथ में जाने माने कवि लेखक राजीव शुक्ला जी, वैसे वो जबलपुर में है लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो आप इसके बाद जब नंबर आए तो जी अभी जबलपुर में क्योंकि सम्मेलन भी होने वाला है, प्रलेस का राष्ट्रीय सम्मेलन, और एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कई मंचों से लगातार साथी कहते रहे हैं, तो प्रलेस के हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव सिंह सिरसा जी भी हैं। हम चाहेंगे कि वो भी इस विषय पे अपनी बात रखें और फिर उसके बाद राजीव जी सिरसा जी। दोस्तों, मैं इप्टा की टीम का इसलिए बहुत इनको बधाई देना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था ये बहुत ही आई ओपनर था, बहुत सी नई चीजें हमें मालूम हुई है। तो दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आज केवल पीसी जोशी जी और अंबेडकर जी का जन्मदिन नहीं है, एक और समुदाय का भी जन्मदिन है। आज के ही दिन खालसा पंथ की साधना की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। तो आज इस दिन को हम खालसा पंथ की साधना का दिवस भी कहते हैं। और उसमें क्या था, गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 जो हाशिया के समाज के लोग थे, पहले उनको अमृत सिखाया था और फिर बाद में उनको गुरु मान के उनके हाथों से आप उन्होंने अमृतपान किया था। तो मैं समझता हूँ कि एक उन्होंने नई प्रथा शुरू की थी कि समंती, एक प्रथा जो समंती राज था, फ्यूडल स्टेट के मुकाबले पे उन्होंने लोकतंत्री समाज की एक व्यवस्था की नींव रखी थी। और यही कारण था, शायद यही कारण रहा होगा कि अंबेडकर जी ने एक समय बुद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले सिख धर्म ग्रहण करने के लिए पंजाब के सिख जो नेतृत्व था हमारा, उनसे बातचीत की थी। तो एक तो ये बात मैं नोट करवाना चाहता था। दूसरी बात, अंबेडकर जी की 2 बातों को आज भी हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। जब संविधान बनाने वाली, संविधान का ड्राफ्ट करने वाली सभा की आखिरी मीटिंग में उन्होंने एक बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे होंगे, लेकिन वो दौर बहुत ही तनावपूर्ण दौर होगा। क्योंकि हमारे पास, उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारे पास राजनीतिक बराबरी तो है, लेकिन अभी हमारे पास आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं है। जितनी देर तक हम आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं लेके आएंगे, तब तक वो लोग जो सदियों से वंचित है, वो हमारे इस लोक राज को इसको तहस नहस कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें अपना जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसको सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये समस्या वैसी की वैसी है। आज भी हमारे पास एक राजनीतिक लोकतंत्र कितना बचा है, ये मैं इस प्रश्न को नहीं छूऊंगा, लेकिन आज के दिन हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र तो है, राजनीतिक बराबरी तो है, एक आदमी एक वोट डाल सकता है, लेकिन हमारा सामाजिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था कैसी है ये हम जानते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत ही गंभीर बात जिसकी उन्होंने इशारा किया था, वो ये था कि वो कहने लगे कि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमें भ्रम है कि हम एक राष्ट्र हैं, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। उन्होंने कहा था कि हजारों जातियों में बटा हुआ कोई समुदाय एक राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो आज जो हमारा बहुलतावादी ढांचा था, जो हमारा जिसको हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, जो हमारी साझा संस्कृति थी, आज तो उसको भी तबाह करने के यत्न हो रहे। तो आज के दिन अंबेडकर जी इन 2 बातों को लेके आज के दिन वो बहुत उतने ही रेलेवेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन जो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि एक तो हम अपने इस राजनीतिक लोकतंत्र को उस सामाजिक आर्थिक न्याय वाले लोकतंत्र में तब्दील करें जिनकी परिकल्पना अंबेडकर जी ने की थी। और दूसरा, हम इस राष्ट्र को सही मानों में राष्ट्र बनाए। आज तो सिर्फ आज हमारे इस राष्ट्र में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो जतन हो रहे हैं। तीसरी बात जो मैं साथ ही जोड़ देना चाहता हूं कि हमारे इप्टा के साथियों को ये तलाशना होगा कि जो हमारे डिफरेंट समुदाय हैं, जहाँ जहाँ संघर्ष हो रहा है,
आज के दिन उनको उनकी समस्याओं को लेके नए नाटक लिखे जाए। पुराने नाटकों को मैं ये नहीं कहता कि वो प्रासंगिक नहीं रहे, लेकिन बहुत से, जैसे किसान आंदोलन में पंजाबी में, मैं जानता हूँ पंजाब में सैकड़े गीत आए हैं, पंजाब में कम से कम 1000 से ऊपर नज़में आई हैं, नाटक लिखे गए हैं पंजाबी में। तो हमारे इप्टा के साथियों को ये भी ध्यान रखना होगा कि आज के दिन जिन मुद्दों को, जिन समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं, उनके ऊपर नया नाटक लेखन भी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जिस तरह से हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसे हम न्यायपूर्ण व्यवस्था में बदलें और एक देश की तरह, हम एक राष्ट्र की तरह अपने आप को आगे ले जाएं। इसी बात में मुझे एक चीज याद आ रही है कि कई बार ये कहा जाता है कि नाटक नहीं लिखे जा रहे या उनसे हम साथियों से जुड़ाव बनाएं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और दिलचस्प बात ये भी है जिसका जिक्र सिरसा जी ने किया भी, कि जब एक कोई आंदोलन होता है, जनता जब लामबंद होती है, जब वो सड़कों पर आती है और अपना संघर्ष करती है, तो उसके साथ कलाकार और कवि और उनकी अपनी रचनात्मकता भी निखरती है, जो कि पंजाब में देखा गया। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से सैकड़ों गीत सामने आए हैं, और कोविड के दौरान भी कई तरह के गीत सामने आए, कई कविताएं सामने आई हैं। सीए एनआरसी में ऐसे ही कई नए गीतकार और नए कवि हमें मिले हैं। तो ये सिलसिला दोनों तरफ से बनता है और हमारे लेखक और कवि भी लगातार संघर्ष करते हैं और संघर्षों से जुड़ाव रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नई रचनाएं निकलेंगी। तनवीर जी ने भी अभी कमेंट बॉक्स में एक बात डाली है कि हमारे नए साथियों ने कई सारे काम किए हैं और नए नाटक लिखे गए हैं, उनसे एक दूसरे से संवाद बनाना भी बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आगे हम जबलपुर से साथी राजीव जी को सुनना चाहेंगे। राजीव जी अपनी बात कहिए। नमस्कार, मैं राजीव कुमार शुक्ल, वैसे तो जैसा बताया गया कि जबलपुर में रहता हूँ, पहले दिल्ली में था, पर सौभाग्य से लखनऊ आया हुआ हूँ और राकेश जी के साथ रहकर पूरी इस बातचीत को सुनने और फिर उनको सुनने का मौका भी मुझे मिला। बहुत अच्छी बातें हुई हैं और निश्चित रूप से जो उन्होंने रेखांकित किया कि संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए या स्थापना की रक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेक है, और विवेक के विरोध में, विवेक के को नष्ट करने के लिए सारी साजिशें हो रही हैं। मैं इसके साथ जो बात जोड़ना चाहता हूँ वो इस रूप में कि देखिए, मेरा नाता प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा दोनों से रहा है और 1978 में जबलपुर जाने के साथ विवेचना से जुड़ाव हो गया था और उसके बाद रायपुर में, रीवा में, छतरपुर में, अंबिकापुर में, बहुत जगह, फिर बाद में दिल्ली में भी इप्टा के साथ कुछ करने का मौका मिला। जो एक चीज मुझे लगती है कि पहले जो मैं देखता था कि प्रगतिशील लेखक संघ और दूसरे समान धर्म समान विचार के संगठनों के कार्यक्रमों में जिस लगातार भागीदारी के साथ इप्टा के साथी या हम लोग जो पीडब्ल्यूए के भी लोग होते थे और इप्टा के लोग भी होते थे, कई लोग कॉमन भी होते थे, वो साथ होते थे। और प्रगतिशील लेखक संघ का कोई आयोजन है तो शुरुआत में, अंत में, बीच में इप्टा के साथी जिस तरह भागीदारी करते थे गीतों के जरिए और दूसरे तरीकों से, वो थोड़ा सा अब मुझे कम नजर आता है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जब काम करें तो साथ मिलकर करें, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ तो हमें मिलना ही है जो समान विचार के हैं, लेकिन जो बिल्कुल हम एक विचार के, एक ही धारा के संगठन है, हमको भी और ज्यादा मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जो गीत हमारे हैं और नाटक भी शायद, लेकिन गीतों में पहले मैं कहूंगा उसमें हम बोलियों में ज्यादा जाएं, बोलियों का इस्तेमाल जो है ज्यादा करें, क्योंकि बोलियां आम लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम है। ये एक अलग बहस का लंबा विषय है, इसलिए उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि भाषाओं और बोलियों को समाप्त करने की भी एक साम्राज्यवादी साजिश है जो संसार भर में चल रही है। एक तरह की एक सारता पैदा की जाए तो हमें इस विविधता की रक्षा भी करनी है और इसके लिए हमें बोलियों में और भी अधिक काम करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपनी बात लोगों तक बेहतर पहुंचा भी सकेंगे और इस विविधता की रक्षा भी कर सकेंगे। तीसरी चीज ये है कि जो हमारे अन्य कला माध्यम है, जैसे एक जमाने में मध्य प्रदेश में प्रगतिशील कलाकार संघ भी बना था और हम जानते हैं विवान सुंदरम जी को हमने अभी खोया है कि एक बड़ा प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट भी हमारे देश में चलता रहा है। तो एक सहधर्मिता चित्रकला, मूर्तिकला और इन रूपंकर कलाओं के साथ भी शायद हमारी होनी चाहिए। तो विचार सिर्फ ये है कि एक विचार के सभी लोग जो हैं वो एक साथ बैठें, उठें, बात करें, उनमें बहस हो, मतभेद भी हो और उनको सुलझाया भी जाए और साथ मिलकर आगे का रास्ता बनाएं। और आखिरी बात ये कि जो ये समय है इसमें सोशल मीडिया का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे साथी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम सोशल मीडिया या
तकनीक के जरिए ही कर रहे हैं, लेकिन उसको हम और पुख्ता करें और आगे इस ढंग से बढ़ें, ताकि ये एक जो युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अब बहुत पारंपरिक तरीकों से जिस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, वो जो लोग हैं उन तक सोशल मीडिया के जरिए भी हम लगातार मुहिम जो है वो हर दिशा में हर जगह चलानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जी बहुत बात की आपने, और जरूर हम सही काम करेंगे। और इप्टा और प्रलेस का जो एक रिश्ता दिखाई देता रहा है, कई जगह पे कई इकाइयां सक्रिय हैं जो साथ में काम कर रही हैं, वो हस्तक्षेप भी कर रही हैं। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा दिल्ली के साथी, दिल्ली से एक साथी जो बोलना चाह रहे हैं, लोकेश जैन जी को। लोकेश में कम्युनिटी के साथ काफी काम करते हैं और बहुत ही बड़े कल्चरल एक्टिविस्ट हैं साथी लोकेश। उसके बाद अफसल नौसाद जी का हैंड रेज है, और कोई भी साथी अगर अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता है तो जरूर हैंड रेज करें। साथी लोकेश जैन और फिर अफसल जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ मूल रूप से कुछ बातें हैं जिन पे कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि हमारा बहुत लंबा समय हो गया दिल्ली के साथियों के साथ जो है हमारी वार्तालाप, हमारी बातचीत जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी जो स्थितियां पूरी की पूरी चल रही हैं रंगमंच के क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर, उसके अंदर हमारा बीच बीच में संवाद करना। और जो मनीष ने एक बात कही है जो बहुत मुख्य बात है कि जो हम जैसे अभी भी जो बात कर रहे हैं, जूम पे बात कर रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया के जरिए से बहुत छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें जो समाज में एक 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 कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करें। तो इस टाइम पर इप्टा को एक तरीके से गोरिल्ला थिएटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लग रहा है कि हम उस रूप में कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मूल्यों को लोगों के बीच ले जाकर सवालों के रूप में रखकर, जो बात सुकरात कहता है कि बार बार सुकरात एक ही बात के लिए कहता है कि गिनौती सियातों और अपने सवाल करिए। तो इस निर्भयता को, इस अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ें। और जो जितना भी बुरा वक्त हमारे देश में इस टाइम चल रहा है, इसके बावजूद भी हम लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश जरूर करें। और खासकर हम दिल्ली के साथी लोग मिलें और इसकी ओर एक अपनी प्रयास बढ़ाएं। और अभी ये पूरे देश के ही जितने भी साथी हैं उनको एक गोरिल्ला थिएटर की जो बात है उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए कि हम जहां कहीं भी खड़े हों, चाहे ऑटो में चल रहे हों या कहीं कचौरी वाले की दुकान पे हों या कहीं बस में हो, कहीं यात्रा में हो, कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स के बीच में हो, इन संवैधानिक मूल्यों की, इन अपने जो अभी हमारे देश के अंदर स्थितियां चल रही हैं, इस बारे में अपनी बात को कहते रहें, लोगों के बीच में बार बार कहते रहें। क्योंकि जितना ज्यादा ये जो तमाम सोशल मीडिया और इसकी भीड़ ने लोगों को सुनने की क्षमता को भी खत्म कर दिया है, उनका अटेंशन स्पैन जो है डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है। तो that's what I just want to share my frank views with all of you. जी, thank you very much. शुक्रिया लोकेश जी, शुक्रिया लोकेश जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे? साथी शैलेंद्र जी हैं, नासिरुद्दीन जी हैं, सीमा जी काफी बात कर रही हैं। साजू, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? व्हाट इज गोरिल्ला थिएटर, इस पे बात करेंगे। साथी विकास ने हैंड रेज किया था, मैं देख नहीं पाया था। साथी विकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। गोरिल्ला, क्या मैं कुछ बोलूं? क्या है गोरिल्ला थिएटर की जी बात? जी संक्षेप में बताएं। हाँ, मैं संक्षेप में सिर्फ अब इतनी बात कहूंगा, इसके बारे में फिर विस्तार से बाद में बात होगी। ऑगस्टो वाल्स साहब ब्राजील के जो रहे हैं, जिन्होंने थिएटर ऑफ द ऑपरेस की बात करी है, उसके अंदर एक इमेज थिएटर की बात करी है। इमेज थिएटर का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक गोरिल्ला थिएटर की तरह से ही हुआ करता था। तो मैं सिर्फ इतना अभी इसकी ओर इशारा करूंगा, और इसमें क्या था, किस रूप में था, इसके बारे में फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, या मैं कभी इसके ऊपर गहराई से फिर कभी बात करना चाहूंगा। जी शुक्रिया साथी। अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं पर, इतनी बातचीत हुई है उसे यहाँ पर रोकते हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर हम हैं ही और बात वहां पर होती रहेगी। अभी जिन साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, जो विचार रखे हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने की हम कोशिश करेंगे और जल्दी ही इसे शेयर करेंगे। इस बातचीत को अंतिम परिणति की ओर लेते हुए लास्ट कमेंट के लिए आई विल
ask and request Balachandran ji, please come and sum up this and vote of thanks, please. Because of some technical problem, I cannot be connected. And it's a very beautiful discussion in this auspicious day. And this discussion has contributed much to the forward march of IPTA in the coming days at the present political situation. I thank you all for participating and giving valuable contributions to this discussion in this fine evening. Thank you all. Bahut shukriya aapko. The main thing is the present political situation and the duty of the artists and activists to observe the present situation and under the constitution and other forums. It is our fundamental duty as citizens of India, secular people, to fight against this in our weapon, that is art. So this will inspire all of us to have contribution of ours in the movement and to strengthen IPTA as the very fine agitating theater in India to give inspiration to uprise the people of India and fight against fascism and the forward march of our secularism. So this will help, our discussion will help very much for that. And we have to keep, as suggested by our friends, it has to be continued. It has to be continued. So the young people should take initiative to find time and strengthen our forward march by having discussion at least once a month to similar subjects. Thank you all. Thank you, comrade. और आप सभी का भी शुक्रिया जो साथी इस मीटिंग में जुड़े थे। उसके अलावा जो साथी यहाँ नहीं है मौजूद, जो साथी फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, कई साथी इस कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े रहे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अपना काम किया। साथी अरबाज, साथी संतोष, साथी साजू और साक्षी, सुमेधा, ईशान, विनोद जी, वर्षा जी, रजनीश जी, अर्पिता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का भी, राकेश जी, ईश्वर जी और तनवीर जी, मनीष भाई, बालाचंद्रन जी, आप सभी ने और जो भी साथी बोले हैं, जो सुझाव दिए हैं, उन सबको एक साथ रखते हुए हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।